नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स विद एनके में। हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स, जिसमें हम कर रहे थे बजट एट ए ग्लैंस। यूनियन बजट हम अभी कर रहे थे। क्लास 7 तक हो चुकी थी। मैं थोड़ा सा काम आने की वजह से मुझे बीच में क्लास में नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम कंटिन्यूस करेंगे बजट एट ए ग्लैंस। ठीक है, बजट का सार। तो हमने ये कर लिया था, यहाँ तक ये है हमारी क्लास नंबर 8। सबसे पहले तो क्लास 8, ओके, 8वीं क्लास है। इसमें हम यूनियन बजट को अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर देंगे, जो भी ग्लैंस में दिया हुआ है। तो 1 फरवरी एक बार रिवीजन ले लेते हैं क्लास 7 तक। 1 फरवरी 2026 को हमारा बजट पेश हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 112 इसका जिक्र करता है। उसमें बजट नाम का कोई स्टेटमेंट नहीं है, बजट नाम का कोई वर्ड नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। उसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, ठीक है, जो इससे रिलेट करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो हमने इसके अलावा थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देखी थी। सबसे इम्पोर्टेंट है एफडी। ठीक है, एफडी की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार। एफडी आपको सिंगल टर्मिनोलॉजी में फिर से रिवाइज में करवा देता हूँ। एफडी होता है टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस कर देंगे रिसिप्ट। कौन सी? नॉन डेब्ट, ऐसी रिसिप्ट जो उधारी का पैसा नहीं हो। रिसिप्ट कौन सी? जो उधारी वाली नहीं हो। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट होगी हमारी एक, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, रिसिप्ट कौन सी, प्राप्तियाँ कौन सी? बिना उधारी वाली, बिना उधारी वाली। ये चीज़ आपको बड़ी बड़ी याद रखनी है, उधारी वाली। ठीक है, उधारी वाला जो पैसा है वो इसमें नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट जो हम लेस करते हैं, तो रिसिप्ट का 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ऐसा पार्ट जो हमारा उधारी का नहीं है, जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट से कमाया है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से आया है, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। एक पैसा उधारी नहीं है, नहीं है जो, ठीक है। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट इसका पार्ट है, एक रिकवरी ऑफ लोन है। मेजरली 2 पार्ट्स रहते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स। लोन का जो हमारा हमने दे रखा था स्टेट गवर्नमेंट को या किसी अदर कंट्री को या किसी कॉरपोरेट को, वो हमारा वापस आ गया है और हमने जो सरकारी कंपनियां थी उनमें विनिवेश कर दिया है, उनका पैसा हमने निकाल लिया है। सरकार का जो शेयर था, जैसे कंपनी थी, डिसइन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं आपको मैं बड़ा बड़ा समझा देता हूँ अभी। जैसे कोई भी पीएसयू है, मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए आईओसीएल का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडेन जो बोलते हैं आप, ठीक है, जिसके आपने सिलेंडर देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि गवर्नमेंट की एक पीएसयू है, ये कंपनी है, तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 100% है। ठीक है, मतलब सारे शेयर गवर्नमेंट के हैं। जितना भी पैसा लगा है, 1 लाख रुपए मान लीजिए लगा है, ठीक है, कंपनी में 1 लाख नहीं लगा होता, बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए में लगा होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपया लगा है। इस 1 लाख रुपए में से गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 लाख रुपए जो है उसमें से 49,000 रुपये का जो शेयर है उसे मार्केट में सेल कर देगी। तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बचा? गवर्नमेंट के पास बचा 51,000 रुपये का। अभी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उस कंपनी में, पीएसयू में, 51,000 रुपये की है। जैसे ही 51,000 रुपये की है तो आपको बड़ा बड़ा ये दिखाई दे रहा होगा कि गवर्नमेंट का शेयर 51 है और कॉरपोरेट जो है या प्राइवेट सेक्टर जो है उसका शेयर 49% है। तो अभी भी मैनेजमेंट जिसके पास 50% प्लस शेयर जो रहता है, ठीक है, हिस्सेदारी जो रहती है 50% प्लस जिसकी हिस्सेदारी है, वही मैनेजमेंट करेगा, हेड करेगा, मतलब मैनेजमेंट इस, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है डिसइन्वेस्टमेंट, पहली चीज़। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्होंने 51% शेयर अपने पास गवर्नमेंट ने रख लिया है। अभी होता है कि 100% गवर्नमेंट शेयर बेच देती है,
ठीक है, 100% ही बेच देगी गवर्नमेंट, या 51% बेच दिया, मान लीजिए 51% बेच दिया, अब 49% गवर्नमेंट के पास बचा। अब गवर्नमेंट क्या है, मेजोरिटी में नहीं आ रही, अब गवर्नमेंट आ गई माइनॉरिटी में, उसके शेयर, गवर्नमेंट के शेयर जो है वो आ गए माइनॉरिटी। वैसे माइनॉरिटी नहीं, कि शेयर के मामले में गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है। तो अब गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट रूल नहीं रहेंगे, मैनेजमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो या इससे भी कम हिस्सेदारी रखती है गवर्नमेंट, 80% बेच देती है। ये सभी पार्ट जो रहते हैं, जितना भी हिस्सा गवर्नमेंट बेच रही है, ये सभी पार्ट आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये पैसा हमारा उधारी नहीं है, क्योंकि हमें वापस देना ही नहीं है, क्योंकि हमने बेच दिया है। तो बेच दिया तो भाई वो तो हमारी चीज़, एसेट बिक ही गया है ना, एसेट बिक गया, तो ये हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं विनिवेश। और रिकवरी ऑफ लोन, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन दे रखा है, मान लीजिए राजस्थान को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख का, ठीक है। अब पहले तो ये दे रहे थे, राजस्थान वाले ब्याज भर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंटर ले रहा था ब्याज, ठीक है। ब्याज मान लीजिए 1,000 रुपये महीने का या 1,000 रुपये साल का फिक्स था। तो जो ब्याज राजस्थान गवर्नमेंट पे कर रही थी, तो ये तो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में, रेवेन्यू रिसिप्ट में, राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है। ब्याज जो रहता है वो राजस्व प्राप्तियों में रहता है, जबकि ये 1 लाख रुपए ही राजस्थान ने रिटर्न कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1 लाख रुपए कंप्लीट ही रिटर्न कर दिए। तो रिकवरी ऑफ लोन हो गया ना, कि ऋण की प्राप्ति, ऋण की प्राप्ति, ठीक है। ऋण वापस आ गया, पूरा लोन वापस कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ये ऋण जब आ गया, वापस हो गया, तो राजस्थान गवर्नमेंट का कर्जा उतर गया है, ठीक है। और हमें वो ऋण प्राप्त हो गया है, हमारा जो पैसा दिया हुआ था, हमारे पास वो एसेट था, एज एसेट काम कर रहा था, वो एसेट अब लिक्विडिटी हमारे पास आ गई है। तो वो भी हमें वापस किसी को देना नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट तुरंत वापस दे देगी, या गवर्नमेंट की जवाबदेही है कि उसे वापस देना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोन की रिकवरी हो गई है, तो ये रिसिप्ट तो पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट का। अगर लोन वापस आ गया पूरा, तो वो तो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, और इंटरेस्ट वापस आता है तो वो रहता है रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट, ठीक है। तो उधारी वाला पैसा इसमें नहीं होगा। और बिना उधारी वाला पैसा कौन सा होता है, उधारी वाला पैसा होता है पीएफ अकाउंट से निकाला है, ठीक है, किसान के सम्मान निधि, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इन सब से पैसा निकाला है। एक्सटर्नल और इंटरनल बोरोविंग, दो तरह की बोरोविंग आपको मैंने बताई थी। थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं ये सब चीज़ें करवा चुका हूँ। एक्सटर्नल बाहरी बोरोविंग, बाहरी उधारी, और आंतरिक, ठीक है, आंतरिक उधारी, ठीक है। तो अभी आप आगे करेंगे कि आंतरिक उधारी, इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो डेब्ट है, कर्जा जो है, वो आंतरिक उधारी से ही सबसे ज़्यादा करते हैं। 96% कर्जा हमने आंतरिक उधारी से ले रखा है। मतलब जो लोगों के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो पीएफ में पैसे रहते हैं, गवर्नमेंट निकाल लेती है उन्हें, ठीक है। अदर किसान विकास पत्र से निकाल लेती है, किसान सम्मान निधि से निकाल लेती है, पोस्ट ऑफिस से निकाल लेती है पैसे, कि अपने काम के लिए एक बार यूज़ कर लो, बाद में जब ज़रूरत होगी तो हम पे कर देंगे। तो एक तरह से सरकार पे लोगों की है तो उधारी, भले ही वो हमारे ही लोगों की हो। एक होती है बाहरी उधारी, बाहर से लोन लिया है भाई, जैसे हमने WTO गए, हमने वर्ल्ड बैंक गए, हमने वहाँ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया हमने, NDB से लोन ले लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, इन सब से हमने लोन ले लिया है, IMF से लोन ले लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने लोन ले ली है यहाँ से किसी पर्पज़ के लिए, या किसी अदर कंट्री से हमने लोन ले लिया है, जैसे जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिए। तो बुलेट ट्रेन जो बनेगी वो तो पार्ट तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और जो हमने लोन लिया वो पार्ट हो गया कैपिटल रिसिप्ट का। जो जापान ने पैसा दिया है वो तो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, और बुलेट ट्रेन बन के जो तैयार होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, क्योंकि उससे एसेट बना है। बुलेट ट्रेन ऐसे तो है नहीं कि भाई हर साल नई बनानी पड़ेगी और इस साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो हमारा परमानेंट हो गया ना, कि हमने एक एसेट बना दिया है, वो तो 50-100 साल चलेगा ही, तो वो हमारा एसेट बन गया। समझ आ गई बात आपको? तो पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो एफडी के अंदर जो है टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से रिसिप्ट घटानी है। कौन सी रिसिप्ट? बिना उधारी वाली है। उधारी वाली जो रिसिप्ट है ये हम नहीं जोड़ेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हमारे टैक्स से पैसा आता है और नॉन टैक्स से पैसा आता है, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट का वो पार्ट जो बिना उधारी का है, NDCR जिसे हमने बोला था, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, NDCR इसमें जोड़ देंगे, ठीक है।
तो ईआरडी जो था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू प्रभावी राजस्व घाटा, इसको बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है। ये होता है राजस्व घाटा माइनस ग्रांट राज्यों व संघ शासित जो यूटीज़ है, मतलब यूटीज़ जो है हमारे, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, इनको हमने ग्रांट जो दी है एसेट क्रिएशन के लिए, ठीक है, एसेट बनाने के लिए कि भाई तुम सड़क बनाओ, तुम अस्पताल बनाओ, तुम कुछ और बनाओ, हम पैसा तुम्हें दे रहे हैं, तो वो ग्रांट भी तो एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी ना। चाहे हमने ग्रांट पंचायती राज को ही दिया एसेट क्रिएशन के लिए, वो आपको मैं फाइनेंस कमीशन कराऊंगा। 16 फाइनेंस कमीशन हमारा नया आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रोबेबल चांसेस है उसमें से इकोनॉमी का अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा 16 फाइनेंस कमीशन में से क्वेश्चन आपको 101% हर एक एग्ज़ाम में मिलने वाला है यार, पीसीएस में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम्स में मिलने वाला है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कर लिया है हमने, रेवेन्यू डेफिसिट कर लिया है, ईआरडी हमने कर लिया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कर लिया है, प्राइमरी डेफिसिट भी हम कर चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट कुछ नहीं है भाई साहब, पहले ईआरडी जो था उसमें से हम घटा देंगे, एफडी में से, सॉरी एफडी में से हम इन्वेस्टमेंट घटा देंगे। प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही था ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, दिमाग खुद का ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। एक मिनट, प्राइमरी डेफिसिट मेजर फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, यार मतलब रटी रटाई चीज़ें तो काम करती है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था पर फिर भी क्लियर कर देता हूँ मैं। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे, जो हमने इंटरेस्ट एक बार हम पे कर चुके हैं उसे हम घटा देंगे, तो हमारा प्राथमिक घाटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कर चुके थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका था, ये सब चीज़ें हमारी हो चुकी थी, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 17.14 लाख करोड़, टैक्स राजस्व, ये सब हम चीज़ें कर चुके थे, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, रिवाइज है 33.42 लाख करोड़, ठीक है, आंकड़े करोड़ों में है, 33 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेट आप याद रखिए, और बजट में जो एस्टिमेट लगाया गया है इस बार का जो एस्टिमेट है 35 लाख करोड़ है, ठीक है। सबसे बड़ा कर राजस्व जो है हमारा, टैक्स से जो पैसा जो आ रहा है, ठीक है, ये हमारी राजस्व प्राप्तियाँ, टोटल राजस्व जो हमारा प्राप्त हुआ है एक 35 लाख करोड़ हुआ है और 33 लाख एक्चुअल रिवाइज्ड है, ठीक है, और एक्चुअल था पिछली बार का 30 लाख करोड़, ठीक है। तो हमने एस्टिमेट किया है भाई 35 लाख करोड़ हम रेवेन्यू रिसिप्ट से कमाएंगे, मतलब राजस्व प्राप्त होगा हमें, हम इस तरीके से पैसा लोगों से उगाही करेंगे, टैक्स से, नॉन टैक्स से, फाइन लगा के, कैसे भी 35 लाख करोड़ हमें कमाना है, हमने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा पैसा जो आ रहा है टैक्स से, जो पैसा आ रहा है वो 28 लाख करोड़ है, उधर 26 लाख करोड़ है, ठीक है, रिवाइज में 26 लाख है और इधर है 28 लाख करोड़, ठीक है। आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए। और रिवाइज में जो उसके बिना बिना टैक्स के जो पैसा आ रहा है, दो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में दो टाइप किए थे, रेवेन्यू, एक मिनट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक मिनट थोड़ा सा, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसके दो टाइप हमने किए थे, एक तो टैक्सेस से पैसा, एक नॉन टैक्स से, ठीक है। नॉन टैक्स में हमने देखा था फाइन थी, फीस थी, ठीक है। फाइन जो जैसे ट्रैफिक वाले चालान काट देते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है, चालान आपको काट दिया जाता है। फीस, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने जाते हैं आप, फीस भले, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी स्टेट सब्जेक्ट है, वो आपको बाद में बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट कैसे होता है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे फीसेस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है। जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र भी बनवाया तो उसका भी एक फ़ीस लगा है मित्रा वाले को, सर्विस प्रोवाइड करवाने के अगेंस्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाया, कुछ भी किया आपने, पासपोर्ट बनवाया, मान लीजिए पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट का एक फ़ीस लगता है पर्टिकुलर, तो ये भी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही है ना, कलेक्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ये सब चीज़ें। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाती है, जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस भी एक तरीके का रेवेन्यू है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट जो फीस कमाती है, जो पैसा कमाती है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब फिक्स नहीं है कि टैक्स तो वो होता है जो फिक्स होता है, आपको भाई इस क्राइटेरिया में आ रहे हो आपको पे करना है, और नॉन टैक्स होता है भाई साहब आपको किसी के लिए फ़ाइन, या तो आपको फ़ाइन चार्ज किया गया है आपसे,
ठीक है। भले ये ट्रैफिक चार्जेस हो या किसी को सिविल कोर्ट के द्वारा कोई चार्ज किया गया हो या क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी फ़ाइन लगाया गया हो, किसी तरीके का फ़ाइन हो गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है, वो सभी फ़ाइन इसमें काउंट होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बीच में रह गया था और काफ़ी लंबा टाइम हो गया, क्लास से बची नहीं है, टाइम काफ़ी हो गया, क्लास से नहीं लिए पिछले 6 दिनों से, इसीलिए। और फीस है, किसी तरीके की फ़ीस जो हम पे करते हैं वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ीस वगैरह इतने कंपलसरी नहीं रहते, तो इनका शेयर हमेशा ही कम होगा। तो ये आप बड़ा इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स का जो हिस्सेदारी है, टैक्स और नॉन टैक्स की हिस्सेदारी जो है, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट यार, दिक्कत बहुत तेरा। नॉन टैक्स की जो हिस्सेदारी है, आप एक मिनट यहाँ देखिए, ये देखिए 6.6 और 28.66, 6.67 और 26.74। गवर्नमेंट ने बोला कि टैक्स से पैसा हम ज़्यादा कमाएंगे, जबकि नॉन टैक्स से पैसा हम, फ़ाइन और फीस से पैसा हम कम कमाएंगे, मतलब टैक्स फीस और फ़ाइन कम इम्पोज करेंगे। ठीक है। तो टैक्स और इसका जो मार्जिन जो है, ये देखिए इसका 4 गुना है कि नहीं, 4x टाइम है कि नहीं, ये 1x है, ये 4x है। ठीक है, 1 और 5, तो इसको 4 और 1 5। ठीक है। तो ये तो आ गया भाई साहब 20% और ये आ गया 80%। बड़ा आपको मार्जिन यही देखना है। जब आपको बात कर दी जाए, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि नॉन टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, किसी कीमत पे नहीं होता भाई साहब, 20% ही होता है ओनली। ठीक है। और टैक्स से हमेशा ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है, 80% होता है, यानी 4 टाइम लार्जर होता है, 4 गुना तक ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है नॉन टैक्स के मुकाबले। ठीक है। ये चीज़ टर्मिनोलॉजी हम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ, उधारी जो हो चुकी है हमारी, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है हमारी, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है ये, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। राजस्व प्राप्तियाँ हो गई थी, ये कैपिटल रिसिप्ट सबको प्राप्त पता होना चाहिए। उधारी से जो पैसा है हमारा 16.95 पैसा जो है वो उधारी से आ रहा है, 18 में से 16.95 पैसा उधारी से आ रहा है। यानी जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन से पैसा आ रहा है वो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास आ रहा है, क्योंकि टोटल तो ये है और इसमें से ये माइनस कर देंगे, टोटल ये है और इसमें से ये माइनस कर देंगे। सिंपल हिसाब है भाई साहब, कोई मत्था मारना ही नहीं है कहीं पे भी। ये लीजिए पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियों में कैपिटल रिसिप्ट आपका रहा 16.22 और 18.14। ठीक है। अब 18.14 में से ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियाँ, उधारी और अन्य देयताएं। उधारी जो है हमारे 16.95 है, 15.18 है। ठीक है, 15.18 लाख करोड़। आपको बड़ा ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, कॉपी पेन लीजिए और उस पर लिख लीजिए अच्छे से इन चीज़ों को। ठीक है, बैठे बैठाए मत रहिए, थोड़ा सा नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। जबकि यहाँ से पैसा कितना आ रहा है, ये देखिए 8 और 4 12, 1.2, इतना ही तो मार्जिन हमारा रहता था। 16.95, 1.2, 1.2 लाख करोड़, इतना ही तो है। ठीक है। ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन से जो हमारा आ रहा है वो बहुत कम पैसा आ रहा है, वो 40,000 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, और 40,000 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। ठीक है, 40,000 के आसपास आ रहा है। जबकि हमारा अन्य प्राप्तियाँ, अदर रिसिप्ट जो है वो 80,000 के आसपास आ रहा है। और इसी तरीके से हमारा रिवाइज एस्टिमेट में जो था अन्य प्राप्तियाँ, अदर रिसिप्ट जो था हमारा 33,837 था। ये है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात है कि डिसइन्वेस्टमेंट इसे ही बोलते हैं। ठीक है। और रणो रिकवरी ऑफ लोन्स जो है 30,190। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। अब टोटल रिसिप्ट 1+4। ठीक है, 1+4 मतलब वही राजस्व प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ क्या होगी, कुल प्राप्तियाँ होगी हमारी राजस्व प्राप्तियाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, इसे ही कुल व्यय 10+13,
ठीक है। 10+13 10 राजस्व लेखा पर व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे व्यय। टोटल एक्सपेंडिचर ये बोलता है टोटल प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियाँ, टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। ठीक है। अब कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेंगे हम? एक्सपेंडिचर वही आपको बता चुका हूँ मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। टोटल व्यय तो वही होगा ना, दोनों जोड़ देंगे। चाहे हमने किसी तरीके का उधारी से पैसा लेके व्यय किया, कैसे भी हमने व्यय किया, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा व्यय जो हुआ। ठीक है। राजस्व लेखा पर व्यय, जिसमें से रेवेन्यू अकाउंट पे व्यय, ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, ये हम आगे करेंगे। ये हमें डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेजर जो डेटा है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें से ही क्वेश्चन अगर बनेगा बहुत डीप जाके तो यहीं से बनने वाला है, इससे ऊपर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आगे हम देखने वाले राजस्व लेखा पर व्यय, टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर भी मैं आपको पढ़ना बता देता हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है। राजस्व लेखा पर, जिसमें से राजस्व लेखा ऑन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट पे व्यय, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट हम कर चुके थे। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही हिस्सा है। ठीक है। पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है। ये भी तो उसी का व्यय है, राजस्व एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। ये दोनों पार्ट जो है राजस्व एक्सपेंडिचर के है। 10 जो है उसी का पार्ट है। ये देखिए टोटल आपको फिर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ऑन रेवेन्यू अकाउंट टोटल एक्सपेंडिचर 5,34,000। ठीक है। 5,53,47,000 होगा। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा होगा ही। 53,47,000 करोड़। ठीक है। 53.47 लाख करोड़, लाख करोड़। ठीक है। इसमें से 41.25 मैंने कर दिए पे, किस पे? रेवेन्यू अकाउंट पे, रेवेन्यू अकाउंट पे 41.25 मैं रेवेन्यू अकाउंट पे कर चुका हूँ। इंटरेस्ट पेमेंट दे चुका हूँ। इसके अलावा मैं 14.03, ठीक है, 14.03। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? अच्छा, 14.03 इसी का पार्ट हो गया ना, रेवेन्यू का, इसी का पार्ट हो गया भाई। ये इसी में से ये हो गया। मैं घूम रहा हूँ, मैंने कहा ऐसे कैसे दे रहा है। रेवेन्यू अकाउंट पे हो गया 41.25। तो जो हमें 53.37 जो निकालना है, ठीक है, वो हमें निकालना है 41.25 और 41 और 12.21। ये रहा 12.21। इसको आप काउंट कर लीजिए, 41.25 और 12.21, 5 1 6 4 3 53.46। ठीक है। अप्रोक्स आ गया हमारा 53.47। ठीक है। यही जो हमारा आ गया, जो ये है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12.21 और ये रिवाइज में था 10.95। ठीक है। और यहाँ था हमारा 49.64, 49.64 टोटल हो गया। और रेवेन्यू पे था 38.69 लाख करोड़। ठीक है। 38.69 ये इसी के पार्ट है। इंटरेस्ट पेमेंट और ग्रांट इन एड ये हम अलग करेंगे। ये इसने अलग इसलिए दिया है क्योंकि हमें प्राइमरी डेफिशिएट की गणना करनी है। हमें पीडी की जो गणना करनी है, पीडी कैसे निकालते हैं? फिजिकल डेफिशिएट हमने निकाला, एफडी, एफडी में से इंटरेस्ट पेमेंट, इसी को तो माइनस करेंगे ना, इसी डेटा को माइनस करेंगे तभी तो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट आएगा। और ग्रांट इन एड निकालेंगे तो ईआरडी हमें निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएंट कितना है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएंट के लिए मैंने ग्रांट जो लेस की थी, तो ये ग्रांट है, तो इसलिए इसने डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। प्रभावी पूंजीगत व्यय,
इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ अगर आपको दिक्कत हुई है तो। टोटल एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट पे हमने जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा 53.47 और 49.64 पुराना था 49.64 रिवाइज, और अभी जो इस बजट में एस्टिमेट जो हमने लगाया 53 लाख करोड़ का लगाया। बड़ा बड़ा याद रख लेना, 150 से नीचे और 150 से 3 ऊपर है। ठीक है, उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो हमारा एक्सपेंडिचर जो हो रहा है 41.25 वो रेवेन्यू पे ही हो रहा है। कैपिटल पे हम बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, 12.21 के आसपास ही कैपिटल पे खर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ERD हो गया 12+13 कैपिटल अकाउंट पे खर्चा और ग्रांट इन एड। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव कितना है, तो इसमें से हमने जो एसेट क्रिएशन के लिए जो ग्रांट दी थी, भले वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, उसको इसमें काउंट कर दिया है। रेवेन्यू डेफिसिट RD 10-1, वही फॉर्मूले लगाने हैं। 10-1 राजस्व लेखा पर व्यय। ठीक है, ऑन रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर 41.25 और उसमें से राजस्व प्राप्तियां घटा देंगे हम 35.33। तो 41.25 में से 35.33 जब हम घटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 6-7 के आसपास हमारा आने वाला है। ये लीजिए 6। ठीक है, राजस्व घाटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें ये रकम याद नहीं रखनी है, याद नहीं रखनी है, याद नहीं रखनी है, हमें याद रखना है ये डेटा, और ये बहुत ईजी है 1.5%। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। अगर ज़्यादा इसमें मतलब ये एक मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको आंकड़ों की गणना ऐसे नहीं होगी देख के घबरा जाओ। टेबल देख लो आप, बजट एट ए ग्लैंस डाउनलोड आप कर लो और इसे देख के घबरा जाओ कि भाई ये क्या दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यही देखना है 1.5% है। ठीक है, लगातार 1.5 चला आ रहा है। ठीक है, ERD जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्रभावी राजस्व घाटा, ERD जो हमने बताया था, ERD जो है हमारा 0.3 है। 0.3 हमने एस्टिमेट लगाया था, बजट में एस्टिमेट लगाया था, निकला हमारा पिछली बार 0.6 था और अभी भी 0.3 का हमने एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हम ERD को कम करेंगे। अब फिजिकल डेफिसिट फिर वही फॉर्मूला 9 - 1 + 5 + 6। हमने बोला जो उधारी में जो पैसा दे रहे हैं, जो पैसा हमारे पास आ रहा है उस सब पैसे को हम हटा देंगे। 1 + 5 + 6 टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ठीक है, माइनस उस पैसे को जोड़ेंगे जो हमारा बिना उधारी के पैसा जो आ रहा है। राजस्व प्राप्तियाँ हमारा बिना उधारी के सबसे पहला। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ हमारा बिना उधारी के 1 + 5 + 6। ऋणों की वसूली हमने, पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली हमने कर ली, ये भी हमारा बिना उधारी के। और अन्य प्राप्तियाँ जो हमारा उधारी में पैसा नहीं है, सिर्फ उधार और अन्य देता है, बोरोविंग जो है 7 को हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 7 को हम नहीं जोड़ेंगे, ये देखिए इसने नहीं जोड़ रखा है 7 को। 1 + 5 + 6 मतलब जो पैसा हमारे पास आया बिना कर्जे के। तो हमारा रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.4 है, 4.4 का टारगेट था, 4.3 है। हमने इस बार एस्टिमेट किया है क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को हमें धीरे धीरे, वित्तीय घाटे को हमें धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, प्राथमिक घाटा जो है हमारा 0.7 एस्टिमेट किया, 0.8 था। तो ये आंकड़े आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं और यही आपको याद रखने हैं। इससे ऊपर आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। आपको टोटल मतलब ज़्यादा अगर आपको पता करना है तो रेवेन्यू रिसिप्ट का पता होना चाहिए और कैपिटल रिसिप्ट का बड़ा बड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, और टोटल रिसिप्ट आपको पता होनी चाहिए कि हमारा टोटल जो है वो 53.47 लाख करोड़ का हमारा बजट है। ठीक है, जो हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं 53.47 करोड़ के आसपास हम बजट, जो हमारा बजट है 53.47 लाख करोड़ का बजट, अप्रोक्सीमेट 54 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं, 53.5 लाख, 53.5 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा बजट है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा बजट कितना है, बजट का क्या साइज है, तो 53 लाख करोड़ का है। आपको बड़ा बड़ा आइडिया ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रुपीज़ कम्स फ्रॉम, रुपया कहाँ से आता है। आप रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा आता है वो जो है बोरोविंग ऑन अदर लाइबिलिटीज़ से आता है। 24 पैसा अभी भी हमारे पास जो पैसा है उधारी से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास आता है।
सिर्फ सरकार उधारी पे सबसे ज़्यादा खर्च मतलब पैसा जो है हमारे पास आता है। उधारी हमारी बहुत ज़्यादा है, यानी जितना हमारा पैसा है इसको हमने 100 मान के काउंट किया, उसमें से 1/4 हिस्सा तो हमारी जीडीपी का उधारी पे ही चल रहा है। 1/4 हिस्सा उधारी पे है। ये देख लीजिए 24 पैसा है। ठीक है, गवर्नमेंट के आंकड़े दे रहा हूँ भाई, कोई सरकार पे आरोप मत लगाने लग जाना मेरे कहने पे, या मेरे मतलब मुझ पे आरोप मत लगाने लग जाना कि तुम ऐसा बोल रहे हो। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बजट ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो बोरोविंग जो है हमारी 24 पैसा है। 24 पैसा मतलब 1/4 हिस्सा हो गया, और 25 पैसा 1/4 हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा डायरेक्ट टैक्सेस है कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। ठीक है, उसके अलावा कस्टम यूनियन, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी। और अब हम देखते हैं दूसरा हिस्सा, सबसे बड़ा दूसरा हिस्सा हमारा आता है इनकम टैक्स से। ठीक है, और कॉरपोरेशन टैक्स है हमारा 18 पैसा, इनकम टैक्स है हमारा 21 पैसा। ठीक है, और जीएसटी है हमारा 15 पैसा। सबसे बड़ा हमें याद रखना है, यही याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे पहला पैसा आता है हमारा बोरोविंग से, उसके बाद में दूसरा पैसा आया भाई साहब हमारा इनकम टैक्स से, आईटी से, तीसरा पैसा आया हमारा कॉरपोरेट टैक्स से, कॉरपोरेट टैक्स से थर्ड पे था ना 18, और चौथा पैसा आया हमारा जीएसटी से। ठीक है, अभी भी इंडिविजुअल टैक्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन पे लगते हैं, इंडिविजुअल बंदे पे जो एक पर्सन बियर करता है, उसमें है इनकम टैक्स, आईटी, आयकर जो हम पे करते हैं, और जीएसटी। ठीक है, जीएसटी भी हम एक कस्टमर एक बंदा पे करता है। तो इंडिविजुअल टैक्स ज़्यादा है अभी भी कॉरपोरेट से, मतलब कंपनियां कम पैसा देती है, आम आदमी ज़्यादा पैसा देता है। जबकि जवाबदेही सरकारें सोचती कंपनियों का, आम आदमी का नहीं, क्योंकि वो बजट ही नहीं बढ़ता आम आदमी, उसे पता ही नहीं है कि भाई मैं टैक्स ज़्यादा दे रहा हूँ, मेरी हिस्सेदारी ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू फीस और फाइन से हमारा जो पैसा आता है 10 पैसे आता है, और इसके अलावा हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें से जो हमारा पैसा जो आ रहा है। अब पैसा लगता कहाँ पे है? ठीक है, पैसा लगता कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, स्टेट का शेयर जो है, फाइनेंस कमीशन जो बैठता है। ठीक है, स्टेट का शेयर है वो 22 पैसे है, सबसे हाईएस्ट जो पैसा है। ठीक है, 22 पैसा है। अब उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है इंटरेस्ट पेमेंट है। अगर हम पैसा उधारी में ला रहे हैं, उधारी में हमारा 1/4 आ रहा है, तो भाई ब्याज भी तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो पैसा जो जा रहा है वो उधारी के पैसों में ब्याज भरने में जा रहा है, और इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं 1.5% हिस्सा। ठीक है, 20% है ना, 20% 100% का कितना होता है 1/5, मतलब 1/4 हिस्सा हम बोरोविंग कर रहे हैं और ब्याज पे कर रहे हैं 1/5 अपनी जीडीपी का 1/5 हिस्सा जो हमारे बजट का साइज़ है, उस बजट के साइज़ का 1/5 हिस्सा हम पे कर रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे। सबसे हाईएस्ट पैसा जो पे करते हैं स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, स्टेट के हिस्सेदारी, क्योंकि स्टेट से टैक्सेस ले लिए हैं। स्टेट को जीएसटी मतलब इम्प्लीमेंट होने के बाद स्टेट के पास बहुत ही कम चांसेस बचे हैं रेवेन्यू के खुद से। ठीक है, खुद से कम चांसेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है जीएसटी, उसमें से स्टेट को हिस्सेदारी, स्टेट को जो पैसा देना पड़ता है, तो वो स्टेट की क्या हिस्सेदारी है भाई, 22 पैसा स्टेट को देना है। आपने 100 रुपीज़ कलेक्ट किए, उसमें से 22 रुपये आपको स्टेट को देने हैं। सबसे बड़ा हिस्सा वही है, स्टेट का शेयर। ठीक है, राज्यों को पैसा देना पड़ेगा आपको, राज्यों को पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट आपने पे कर दी। थर्ड लार्जेस्ट जो हमारा खर्चा हो रहा है वो डिफेंस पे हो रहा है। ठीक है, डिफेंस पे 11 पैसे हम खर्च कर रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें 2 स्कीमें दे रखी है आपको, मैं बता देता हूँ फिर से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों स्कीमों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड,
सेंटर स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अब स्पॉन्सर आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट मैच अगर देखते हो तो भाई ये कोका कोला ने स्पॉन्सर किया मैच, ये स्पॉन्सर्ड बाय, आपने सुना होगा। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि भाई पैसे तो आधे मैं दे दूंगा पर आधे दूंगा, कुछ भी हिस्सा दूंगा, ठीक है। तो मोस्टली जो रेशियो रहता है 60-40 का रेशियो रहता है, 60 पैसा सेंटर देगी और स्टेट को बियर करने हैं 40 पैसा, ठीक है मोस्टली। और हिमालयन स्टेट में 19:10 का रेशियो रहता है, कुछ जगह 75-25 भी है, वो भी हम देखेंगे, वो पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग है, वो हम देखेंगे। पर हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनमें 90:10 का रेशियो रहता है, मतलब 90 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 पैसा स्टेट को देना है। इसमें सेंटर स्पॉन्सर्ड, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है, खेलना तुम्हें है। मतलब इसमें जो स्कीम होगी, इसकी जो स्कीम होगी उसका पैसा पे तो करेगा आधा सेंटर 60, ठीक है। पर इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, खेलना तुम्हें। इम्प्लीमेंट कौन करेगा स्पॉन्सरशिप में, इम्प्लीमेंट खेलना जब आपको है तो वो स्टेट करेगा। 40 पैसा जो ले रहा है तो वो स्टेट करेगा, स्टेट इम्प्लीमेंट करने का स्कीम को, पर्टिकुलर स्कीम को ऑर्गेनाइज करना। सेंटर ने ऑर्गेनाइज स्कीम बना दी, उस स्कीम के बाद इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है ग्राउंड पे वो स्टेट का है, सेंटर स्पॉन्सर्ड में ये रहता है। और सेंटर सेक्टर जो स्कीम है, सेंटर सेक्टर जो स्कीम है ये बियर भी सेंटर के द्वारा की जाती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे पैसा देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे इम्प्लीमेंट भी करेगी। जैसे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला, इसमें सेंटर ही पैसा दे रहा है। अभी स्टेट ने अनाउंस किया कि हम देंगे, तो स्टेट का जो हिस्सा है वो मतलब वॉलंटरी है, स्टेट देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। और स्टेट का जो हिस्सा आएगा वो एडिशनल रहेगा। एडिशनल का मतलब कि 1,000 रुपये का सिलेंडर है, आपको मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला उज्ज्वला में 500 रुपये का देंगे, अब स्टेट और 200 रुपये सब्सिडी दे देगा तो वो आपको 300 रुपये का मिलेगा। इसमें से ये नहीं है कि जो 500 रुपये सेंटर दे रहा है तो वो स्टेट 200 रुपये सेंटर को दे देगा और सेंटर के 300 रुपये हो जाएंगे। जबकि स्पॉन्सर्ड में ऐसा होता है कि 300 हम दे रहे हैं, 200 तुम दो, टोटल 500 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा योजना जो है, जिससे सोलर प्लांट वगैरह लग रहे हैं, स्कीम का नाम पूरी तरह से मुझे याद नहीं आ रहा, वो स्कीम आएगी तो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। सूर्य घर योजना, सॉरी, पीएम सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना जो है वो भी इसी के अंतर्गत काउंट होंगी, ठीक है। तो सेंटर सेक्टर स्कीम पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है 17 पैसे, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8 पैसे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र 7 पैसे हो रहा है। फाइनेंस कमीशन का जो ट्रांसफ़र है वो 7 पैसे, फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है 7 पैसे हो रहा है, ठीक है। और पेंशन, सिविल पेंशन वगैरह हमें नहीं करना है, ज़्यादा नहीं देना है। और मेजर सब्सिडीज़ पे जो हमारा है 6 पैसा जो जा रहा है जीडीपी का, वो सब्सिडीज़ पे जा रहा है। अब देखिए रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट में हमारे ये आंकड़े थे, हमने 4.4 था, इसे हमने टारगेट किया 4.3, यानी इसे हम और कम करेंगे। ये हमने 16 फाइनेंस कमीशन है, उसने इसका टारगेट 3.5 का रखा है, मे बी 3.5 और स्टेट 3 है शायद, या उल्टा है दोनों का, मैंने पढ़ा तो था पर चीज़ें थोड़ी सी लैप्स हो जाती है माइंड से, है 3.5 और 3, ठीक है। वो मैं 16 फाइनेंस कमीशन आपको जब करवाऊंगा अच्छे से तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हमारा 1.5 ही है, ये हमें याद रखना है 1.5। और इफेक्टिव ईआरडी जो है हमारा 0.3 का हमने एस्टिमेट किया, 0.6 था एक्चुअल। प्राइमरी डेफिशिएट है 0.8 है, 0.7 हमने सोचा कि हम 0.7 करेंगे इसे, ठीक है। अब घाटे की प्रवृत्तियाँ, जीडीपी का डेफिशिएट ट्रेंड, तो ये देखिए डेफिशिएट ट्रेंड आप देख रहे हैं कि 2020-21 में जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट था 9.2 था, ड्यू टू कोरोना था ना उस टाइम, तो सरकार रेवेन्यू कलेक्शन कम कर रही थी, खर्चा ज़्यादा कर रही थी, फिजिकल लोगों को फ्री राशन वगैरह दिए जा रहे थे, बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च कर रही थी, तो फिजिकल डेफिशिएट
बढ़ा था उस दौरान 20-21 के दौरान आपको दिखेगा कि ये हमारा फिजिकल डेफिशिएट भी बढ़ा है, रेवेन्यू डेफिशिएट भी बढ़ा है, रेवेन्यू घाटा भी बढ़ा है, ईआरडी भी बढ़ा है, सभी घाटे हमारे बढ़े हुए हैं, प्राइमरी डेफिशिएट भी हमारा बढ़ा हुआ है। ठीक है, सभी घाटे हमारे बढ़े हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो 4.6 3.4 ये देखिए, इससे पहले जो हमारा था फिजिकल डेफिशिएट हमने कम कर लिया था, पर फिर धीरे धीरे कोरोना की वजह से हालत बिगड़ी और अब हमारा 4.3 हमने टारगेट किया हुआ है। 1.5 हमने रेवेन्यू डेफिशिएट को टारगेट किया है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट को 0.3 और 0.7 हमने टारगेट किया है प्राइमरी डेफिशिएट को। ठीक है, ऋण की प्रवृत्तियाँ। अब ऋण जो है डेब्ट एज पर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, अब हमारा जो ऋण जो है वो कितना है। ठीक है, ऋण है हमारा 54.7 लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, 54.7% जो है हमने ऋण ले रखा है, जबकि FRBM एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो है उसने बोला है 55.6 है, अप्रोक्सीमेट 55 के आसपास है। ठीक है, आपको याद रखना 55% हमारा ऋण है। ठीक है, कर्जा है जिसे 60 और 40 और 20 का बोला हुआ है शायद FRBM में, रिवाइज्ड FRBM। ये सब चीज़ें हम करेंगे। अब इसमें से कॉरपोरेशन टैक्स कौन सा है, टैक्स ऑन इनकम का, ये हम वहाँ देख चुके हैं। GST में सेंट्रल जो GST कितने हैं, IGST कितने हैं, कंपनसेशन सेस कितने हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, इतना हमें डेटा याद करने की इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, कर प्राप्तियों में रुझान, GDP ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट जो है आपको अंदाज़ा होना चाहिए 11.2% है हमारा टैक्स रिसिप्ट, और उसमें से भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है 4.3 है, 4.6 है, और डायरेक्ट टैक्सेस 6.8 और 6.9 है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं आपको करवा चुका हूँ, एक बार फिर से करवा देता हूँ यहीं पे ही। टैक्स जो है हमारे दो तरीके के टैक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट होता है सीधा कर, सीधा कर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं यार इसे, हिंदी दे भी नहीं रखी यहाँ पे, देखता हूँ मैं, 1 मिनट, कहीं मुझे हिंदी थोड़ी सी मिल जाए। कर राजस्व, सकल कर, टैक्स, ग्रोस टैक्स, रेवेन्यू, इन्होंने दे नहीं रखा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ टैक्सेस के टाइप दे रखे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होता है सीधा, जिस पे आरोपित किया जाता है। अब सीधा कर किसे बोलते हैं, सीधा कर बोलते हैं भाई साहब जिससे आरोपित किया जाता है, जिस पर्सन पे लगता है टैक्स, ठीक है, उसी को पे करना है, उसी पे इम्पोज होगा और उसी पे ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जिस पर्सन पे लग रहा है टैक्स, ठीक है, जिस पे इम्पोज किया जाता है, लग रहा है, उसी को पे करना है, उसी पे ही फ़र्क पड़ेगा डायरेक्टली। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं लगते हैं, ये किसी चीज़ पे लगते हैं और फाइनल जाके कंजप्शन जो करता है, चीज़ का कंजप्शन जो करता है, उसी पे टैक्स लगता है, उसी को पे करना है। ठीक है, फाइनल किसी और पे लग रहा है, पे कोई और कर रहा है। ठीक है, लग किसी और के माध्यम से रहा है। ठीक है, उस सर्विस का यूज़ करने पे लग रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अब पर्टिकुलर पर्सन पे लगता है, उसे ही पे करना पड़ता है इनकम टैक्स। ठीक है, और जीएसटी लेता कोई और है, कर कोई और रहा है, पे दुकानदार कर रहा है, हमें जीएसटी हम ना ही पे करते हैं, ना ही हमें पता है, पर फाइनल पे जो कर रहे हैं वो हम ही लोग कर रहे हैं। जीएसटी जैसे मैंने बिस्किट खरीदा 10 रुपये का, तो 9 रुपये उसमें से बिस्किट था, 1 रुपये टैक्स था। ठीक है, ये 1 रुपये मैंने 10 रुपये पे किए कि बिस्किट भाई कितने का दुकानदार से, तो उसने बोला 10 रुपये का, मैंने 10 रुपये पे कर दिया। ना तो मुझे जीएसटी का अंदाजा है, ना किसी और चीज़ का अंदाजा है, जबकि उस पर जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है। अब कलेक्शन कौन कर रहा है, कलेक्शन दुकानदार कर रहा है, और पे कौन कर रहा है, पे हम कर रहे हैं। ठीक है, इसे ही जीएसटी बोलते हैं। इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, कलेक्शन कौन कर रहा है, कलेक्शन गवर्नमेंट कर रही है डायरेक्टली, और पे हम ही कर रहे हैं, कलेक्शन भी हम ही कर रहे हैं, हम ही ध्यान रख रहे हैं, इसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले तो डेफिनेशन का ये फ़र्क हो गया। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं,
प्रोग्रेसिव मतलब विकसित नेचर के होते हैं, विकसित होते हैं। विकसित कैसे होते हैं? और ये रिग्रेसिव होते हैं। अविकसित होते हैं या रिग्रेस करते हैं या घटाते हैं चीज़ों को। रिग्रेसिव होते हैं, ये अविकसित करते हैं या किसी बंदे को इन वर्ड के मतलब आप सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। सबसे बड़ा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंशिएशन है वो यही है। प्रोग्रेसिव होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का डिफरेंस क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि इनकम टैक्स आपको तभी पे करना है जब आपकी इनकम होगी, ठीक है। और इनकम का एक नियत हिस्सा पे करना है। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए, तो आपको क्या पे करना है? आपको पे करना है 10% मान लीजिए, ठीक है। 10% पे करना है आपको। 10% 1 साल का पे करना है तो 1 लाख रुपए आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये तो आपकी इनकम पे लगा कि जितनी आपकी इनकम, अब किसी की 50 लाख इनकम है तो उसे 5 लाख रुपए पे करने हैं। ऐसे तो नहीं कि सबको 5 लाख रुपए पे करने हैं। अगर 10 लाख वाली इनकम वाले को 5 लाख रुपए पे करने का बोल दे तो उसका तो 50% हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 10% ही पे करने। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए तो आप इसका एग्जाम्प्ट है, इससे आपको छूट है, आप टैक्स नहीं भरना है, आप 2 लाख रुपए अपने रखिए। 5 लाख रुपए फिर भी एग्जाम्प्ट है क्योंकि 8 लाख का क्राइटेरिया ना अप्रोक्सीमेट। तो ये जिस पे लगते हैं उसी को पे करना पड़ता है, प्लस उसका प्रोग्रेसिव जितनी इनकम होगी उसी पे करना है आपको, ठीक है। और जितना इनकम का परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग पे करना है आपको। जितनी आपकी इनकम है उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग पे करना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं इसमें रेट सिमिलर रहती है, रेट सिमिलर रहती है। टैक्स की रेट जो होती है वो सिमिलर रहती है, सेम रहती है, ठीक है। पर टैक्स का जो मतलब रेवेन्यू जो है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इनकम। रेवेन्यू जो है वो चेंजेबल है, चेंज होता रहता है अब अकॉर्डिंग टू इनकम। अब मुकेश अंबानी का जो टैक्स लगेगा या विराट कोहली के टैक्स लगेगा, सेलिब्रिटीज़ में जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं जैसे अक्षय कुमार का, कोई भी मतलब आप बड़ी सेलिब्रिटीज़ का एग्जांपल लीजिए, उतना कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इनकम नहीं है इतनी, ठीक है। अगर वो इतना पे कर दे तो वो मर जाएगा, उसके पास तो पैसा ही नहीं है इतना, कहाँ से लाएगा पैसा, ठीक है। और जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कर रहा है, उतना एक मजदूर पे नहीं कर पाएगा, उसको छूट दी गई है इससे, ठीक है। तो उसे तो पे करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे आपने खरीदा मोबाइल, मोबाइल से आपको बेटर समझ आएगा। आपने खरीदा मोबाइल, ठीक है। और आप मान लीजिए घर के अंदर 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, और आपने 4 सदस्य, हर साल एक नया मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके घर में आ रहा है। पर्टिकुलर की कॉस्ट आप मान लीजिए 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में से 3,000 रुपये टैक्स था, ठीक है। और 4 मोबाइल आपके घर में आए हैं तो आपने 12,000 रुपये टैक्स पे कर दिया सरकार को, 12,000 रुपये टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब आपकी इनकम जो है, आपकी इनकम थी सालाना पूरे फैमिली की 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए। पर आपने 12,000 रुपये तो टैक्स ही पे कर दिया सरकार को। तो 12,000 रुपये जो है वो 2 लाख रुपए, 2,40,000 कर लो, सही रहेगा, या 1,20,000 कर लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं इसे। 2 लाख नहीं, 1.20, ठीक है। 1,20,000 रुपये आपकी पारिवारिक इनकम है, पूरे फैमिली की इनकम 1,20,000 रुपये। जबकि आपने टैक्स पे किया 12,000 रुपये, मतलब आप अपनी इनकम का 10% हिस्सा टैक्स पे कर चुके हैं। जबकि आपकी इनकम तो 12 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये ही है, ठीक है। अब यही सेम मोबाइल विराट कोहली ने खरीदा, अब उसकी फैमिली में भी 4 जने हैं, उसने भी 4 मोबाइल खरीदे तो उसने भी 12,000 रुपये पे किए, ठीक है। और विराट कोहली की इनकम है 12 करोड़ रुपए या 12 लाख रुपए, 12 करोड़ रुपए लगा लीजिए आप, 12 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 12 करोड़ रुपए तो शायद ये 0.1% बनेगा। तो विराट कोहली अपनी इनकम का 0.1% पे कर रहा है टैक्स में, और आप पे कर रहे हो 10%। और यही एक मजदूर और होता तो जिसका 60,000 इनकम थी तो उसका तो 12×5 = 60, 1×5 20% हो गया, ठीक है। वो तो 20% पे कर देता मजदूर जो होता।
इसी तरीके से जब एक 10 रुपये वाला पार्ले जी एक रिक्शे वाला खरीदता है, तो उसने मान लीजिए पूरे दिन में 10 पैकेट बिस्किट के खरीदे और उसकी कमाई थी 100 रुपया, और 1 रुपया पर पैकेट पे GST चार्ज किया गया, तो 10 रुपये उसने 100 रुपये में से बिस्किट के पे कर दिए। तो यानी अपनी इनकम का 10% तो उसने नेसेसरी आइटम पे ही टैक्स दे दिया, ठीक है। जबकि वही बिस्किट का पैकेट मुकेश अंबानी जी ने खरीदा, तो उनका तो 10 रुपये कुछ भी नहीं है, उनकी इनकम के मामले में तो 0.00001% टैक्स पे करेंगे, वो तो 10 पैकेट उन्होंने भी खरीदे। तो ये है कि मतलब हर किसी पे सेम टैक्स लग रहा है। तो ये रिग्रेसिव नेचर हुई ना कि उस जो रिक्शे वाला है उसका 10 रुपया टैक्स लग गया 100 रुपये में से, तब उसके पास तो खर्च करने को 90 रुपये ही बचे हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रहते हैं उन्हें रिग्रेसिव नेचर का बोला जाता है, अविकसित नेचर का, या जो रिग्रेस करते हैं, जो घटाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे टैक्सेस हो चुके हैं, मैं यहीं पे आपको करवा चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बजट हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया है। व्यय की रचना 53.47 लाख का टोटल हमारा बजट था, ठीक है। तो ये हम टोटल कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, इसमें से एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरा, ये सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब देखिए 71.7, 71.5, 71.8, ये मतलब 71 चला आ रहा है। यहाँ से पहले 75, 78, 81.3, 8, इससे पहले 78.4 था। 2018-19 कोरोना से पहले, कोरोना में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पुल बनाने, चीज़ें बनाने की ओर कम ध्यान दे रही है, सरकार लोगों को पैसा ज़्यादा दे रही है, ठीक है। 67.9%, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 22.8 का हमने एस्टिमेट किया, बजटरी एस्टिमेट है, रिवाइज एस्टिमेट 22.1% है। अप्रॉक्सीमेट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो 22.1% है, 23% के अप्रोक्सीमेट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसमें हम 6.2, इसमें देखिए ग्रांट में पैसा ज़्यादा बढ़ाया गया है कि ग्रांट हम देंगे, उसमें पैसा हमने ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 9.2, 6.2, ठीक है। तब हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं रिवाइज एस्टिमेट में, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है 28%, ठीक है। 28 में से बाकी जो बचा हमारा 72 पैसे, ये 71.7, ठीक है। 72 पैसा जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम कर रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट नहीं, आर नहीं, आर ही लिखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय जब हम कर रहे थे, तब हमने एक कंडीशन इसकी देखी थी, ऐसा खर्चा जो ना तो उधारी चुकाता है किसी तरीके की, और ना ही कोई एसेट क्रिएशन करता है, ठीक है। खर्च हमने पैसा कर दिया, पर ना तो किसी तरीके की उधारी हमारी चुका रहा है और ना ही एसेट क्रिएशन कर रहा है, मतलब ये खर्चा तो हर बार खड़ा रहेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना अच्छा नहीं माना जाता इकोनॉमी के लिए जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है। पर इनका बैलेंस रहना ज़रूरी है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप बंद ही कर दोगे, जीरो ही कर दोगे, पर हाँ अप्रोक्सीमेट ये आप 65-60 के अराउंड आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू लिक्विडिटी आप मार्केट में पैसा लोगों को देते हो और उनकी परचेजिंग पावर रहती है। भाई लोग अपने कैपिटल में मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें बना दी सरकार ने कि आओ और मोबाइल खरीदो, सरकार बोल रही है, इन्होंने कंपनियां बना दी और मोबाइल यहाँ पे मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल पार्क बना दिए, टेक्नोलॉजिकल पार्क में मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब मोबाइल मैन्युफैक्चर होंगे तो बिकेंगे, तभी तो मैन्युफैक्चर होंगे ना। अगर बिकेंगे नहीं तो मैन्युफैक्चर करके भी क्या करेंगे। अगर मैन्युफैक्चर हो भी गए, बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चर हो गए, पर करके करेंगे क्या जब बिक ही नहीं रहे। तो बिकने का सीधा सा फंडा ये है कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक लेवल पे मतलब कम करो, पर इतना भी कम नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाए, लोगों के हाथ में पैसा ही ना हो। तो सरकार जो पैसा देती है वो रेवेन्यू के थ्रू ज़्यादा देती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना एक अच्छी चीज़ है एसेट क्रिएशन के लिए, पर इसे एक लिमिटेड चीज़ों तक रखा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 12.1, ये देखिए यहाँ से काफ़ी कुछ बढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इससे इकोनॉमी को गति मिलेगी, इन चीज़ों से गति मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना अच्छी चीज़ है।
ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एक लेवल तक बढ़ना अच्छी चीज़ है। मतलब ये 30-70 का रेशियो रह सकता है, अप्रोक्सीमेट 30 और 70 का रेशियो रखना चाहिए, जो कि एक अच्छा है। 30-70 का रेशियो अच्छा है, या 40-60 मैक्सिमम अगर आप जाना चाहें तो 40-60 का रेशियो तक जा सकते हैं। मतलब ये बैलेंस यहाँ पे गवर्नमेंट को करना पड़ता है, ठीक है, इन चीज़ों पे। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर वही 17.1, ठीक है। ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, 17.1 जो पैसा पे कर रहे हैं, उसमें से कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो 12.2 है ओनली, ठीक है। ग्रांट इन एड कैपेक्स में 4.9 है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारे इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें तब काम की होती है जब आप मेंस वेंस लिख रहे हो, तब थोड़ा सा इसमें से डेटा उठा के लिख सकते हो कि पेंशन में हम इतना खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी रक्षा में इतना खर्च कर रहे हैं, इसी तरह से एजुकेशन में हम 13-92 1,39,000 रुपये लाख करोड़ ही खर्च कर पा रहे हैं सिर्फ। मतलब एक 39-53 का 53 का लगभग आपका बन रहा है 2% के आसपास, लगभग 2%, 2-2.5% के आसपास हमारी जीडीपी का हम ये जो डेटा रहते हैं ना, ये डेटा आपको काम आएंगे। मेंस का आंसर राइट आप कर रहे हो, 2-2.5% हम हमारी जीडी का 2-2.5%, 2 to 2.5% अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया होना चाहिए कि हम हमारी जीडीपी का एजुकेशन पे लिख रहे हैं। जब आप एजुकेशन पे आंसर राइट कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2.5% हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही एनर्जी पे, ठीक है, ये 1 लाख है, 1 लाख फिर वही उसका 2% के आसपास हो गया, 2% से भी कम हो गया, <2% खर्च कर रहे हैं। मेन इन चीज़ों को शिक्षा, ऊर्जा 2% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। सब्सिडी का इतना सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी जो है हमारा उर्वरक खाद पर टोटल सब्सिडी जो है, ठीक है, इन सब का टोटल करने से आएगा पेट्रोलियम सब्सिडी, पेट्रोलियम वाणिज्य और उद्योग, ठीक है। तो इसके अलावा हमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये स्पॉन्सर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना, राष्ट्रीय नेशनल आयुष मिशन, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएमए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, आवास योजना, अमृत मिशन, अर्बन चैलेंज फंड, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जल जीवन मिशन, एसबीएम ग्रामीण पोस्ट मैट्रिक, एमजी नरेगा, पीएम सेतु, अनुसूचित जाति डेवलपमेंट शेड्यूल, सेंटर सेक्टर में क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अन्नदाता संरक्षण योजना, आशा, ठीक है, विस्तार, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूरिया सब्सिडी, ठीक है। तो ये सब स्कीमें जो है वो हम मतलब आपके ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से नहीं आएगी, तो आएगी अगर तो हम देख लेंगे। स्कीम का बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा फिर ये चीज़ें, तो अभी हम इसे यहीं पे पूर्ण करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यूनियन बजट करवा चुका हूँ। इसके अलावा जो भी चीज़ बची है हमारी, सेंटर सेक्टर स्कीम पे काफ़ी पैसा जा रहा है, तो स्कीमें भी बहुत सारी होगी, रेल पथ निर्माण, ये वो बहुत सारी स्कीमें हैं। बजट की रूपरेखा, बजट साइज़, बजट का साइज़ है 53.47 लाख करोड़ का बजट, ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रोस टैक्स रेवेन्यू जो आता है हमारा 44 पॉइंट, ठीक है। नेट टैक्स रिसिप्ट जो है 28.67, ठीक है। बजट का साइज है। कैपिटल रिसिप्ट 18.14 है,
ठीक है। उसमें से डेब्ट रिसिप्ट जो है कर्जे से जो पैसा आता है 16.4 में, और NDC आ रहा है हमारा 1.18। ठीक है। नेट टैक्स रिसिप्ट, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू जो है हमारा टोटल ये रहा, और उसमें से कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स 14.66 आता है, GST 10.9 और कॉरपोरेशन टैक्स 12.31। ठीक है। अब उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू फीस और फाइन जो था, इंटरेस्ट रिसिप्ट आ गया 0.42, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स जो मैंने करवाए थे नॉन टैक्स में, ठीक है, 3.51 में आ गया। अदर्स में फीस और फाइन जो थे आपके आ गए। ठीक है। अब स्कीम एक्सपेंडिचर स्कीम में सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में 5.49 खर्च कर रहे हैं, सेंटर सेक्टर पे 17.12, इकोनॉमिक सर्विसेज पे 9.16, जनरल सर्विसेज पे 2.62 और सब्सिडी पे 4.55। ठीक है। पेट्रोलियम सब्सिडी किस किस में दे रहे हैं? अदर में फर्टिलाइजर, फूड, पेट्रोलियम, सोशल सर्विसेज, अदर। ठीक है। ट्रांसफ़र, एस्टैब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर और अदर खर्चे जो है हमारे 30.26 है, उसमें से इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 8.4, सैलरी, पेंशन एंड अदर, और ट्रांसफ़र ऑफ टू स्टेट 4.41, फाइनेंस कमीशन का 1.21 और अदर ट्रांसफ़र है 3.12। अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस बॉडी एंट्रेंस पेमेंट 14.04। ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को होली की शुभकामनाएं एडवांस में, और पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, इकोनॉमिक्स कर